चाहे तो वो संभव है। वो कैसे संभव होगा? जब आप अपने नोट्स में थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे, ठीक है? और विश्वास रखिए कि ऐसा नहीं होता है कि एनसीईआरटी के नोट्स अलग हैं, क्लास के नोट्स अलग हैं, किसी और पुस्तक के नोट्स अलग हैं। विषय पर चलिए, विषय पर चलिए। अगर विषय पर आप हैं तो उसमें सभी के नोट्स एक जगह पर हो जाएंगे। सर नोट्स में डायग्राम नहीं बना पाए तो जगह बना के रखें, ठीक है सर। नहीं नदी की वेदिका समझ नहीं आई, हम उन सब पे बात करेंगे। अभी तो पहले हमने डायग्राम्स बनाने के लिए कहा था। सर डायग्राम वाले नोट्स कैसे बनाए? पहले आपको एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम हमने चैप्टर भी दिया था, चैप्टर नंबर 7, कितने छात्र जो है चैप्टर नंबर 7 करके आए, उसमें बहुत सारे डायग्राम भी थे। रंजीत कह रहे हैं आज मेरा पहला दिन है क्लास के लिए, तो जितने भी छात्र आज से जुड़े हैं, आज हम मेन कोर्स को आज शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने 5 आधारभूत सत्र किए हैं, उनके लिए आपसे अनुरोध है वो जरूर करें। रोशनी कह रही है कि मैंने सेपरेट कॉपी बना ली है, बहुत अच्छी बात है। चैप्टर 7 में जो भी डायग्राम थे आपको वो अपनी एक कॉपी में, सेपरेट कॉपी में बना लेने, ठीक है? उनमें बहुत सारी चीजें अभी आपको समझ नहीं आई स्थलाकृतियों को, वो मेरा काम, ठीक है? हमने किसकी बात की थी? नदी तंत्र से बन रहे स्थलाकृतियों की बात की थी। किताब की कोई ऐसी विशिष्ट आवश्यकता, मैंने जो कहा कि जो पाठ्यक्रम है वो इस तरह से डिजाइंड है कि आपको बेकार में किताब नहीं पढ़नी है, लेकिन कुछ रेफरेंस के लिए। किताब का औचित्य क्या है? किताब का औचित्य है भाषा और चित्र। भाषा सही आनी चाहिए, मानक भाषा आनी चाहिए, और चित्र उठाने के लिए। जैसे हम उदाहरण स्वरूप एक किताब लें, सविंद्र सिंह की जो किताब है, वो एक छोटे से विचार को बहुत ज्यादा फैला के प्रस्तुतिकरण करती है। मुझे याद है कि वो जिस जमाने में वो बनी है उसमें इतना कुछ कॉपी पेस्ट है कि वही बात जो शायद प्रारंभ के कुछ 20 पन्नों में लिखी होगी, वो 200 पन्नों बाद वही बात फिर से एज इट इज लिख दी जाती है। तो उससे क्या हुआ? किताब का भार बढ़ गया और समय बहुत लग जाता है उसमें, तो उसमें अगर कुछ सटीक होगा तो आपको बता दिया जाएगा, उतने में काम हो जाएगा। सर मेरे पास भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल अलका गौतम द्वारा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर एनसीईआरटी बहुत कुछ समझ नहीं आ रही है, दोबारा पढ़िए। आप सबसे अनुरोध है कि ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा है। अगर हमें 11वीं की एनसीईआरटी नहीं आती है, 12वीं की एनसीईआरटी नहीं आती है, तो हमें इस पे से हटना नहीं है, इस पे और लगना है। तो चैप्टर 7 के कुछ पॉइंट समझ नहीं आए। चैप्टर 7 आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए और डायग्राम्स के लिए दिया गया था। समझाने का कार्य मेरा है, चिंता ना करें, ठीक है? सर मैंने चैप्टर 7 पढ़ लिया और डायग्राम भी बना लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। सर भौतिक भूगोल का स्वरूप श्री सविन सिंह द्वारा ले लें। मैंने आपसे फिर से कहा कि भौतिक भूगोल आप पढ़ेंगे तो जहां मैं बोलूंगा वहीं पे पढ़ना है उसको। वो किताब पूरी पढ़ने योग्य नहीं है। कोई भी शिक्षक कुछ भी बोले उस किताब के बारे में, जो छात्र इसे पास करके गए हैं, इस एग्जाम को पास कर गए, उन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस पूरी किताब को बार बार ग्रंथ की तरह पढ़ा हो। हाँ, निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसे खंड हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, जिससे हमें भाषा भी मिलती है, एक फॉर्मल भाषा आनी चाहिए। मैंने बहुत बार देखा ऐसे शिक्षक जिन्होंने कहा कि हमारे नोट्स से हो जाएगा, ना उनकी अपनी भाषा अच्छी थी, ना उनके उत्तर लेखन में वो भाषा आ पाई, ना वो छात्र तक दे पाए। और जब आपका उत्तर का मूल्यांकन बाकी सब छात्रों की तुलना में होगा तो आपके उत्तर बहुत अधिक अंक नहीं लाएंगे। तो किताब का औचित्य समझिए। किताब जो है किलोग्राम में नहीं पढ़नी, किताब के इतने पृष्ठ पढ़ना एक मैकेनिकल कार्य नहीं करना है। लेकिन हाँ, किताब से हमें भाषा उठानी है और डायग्राम उठाने हैं, और अगर किसी क्षेत्र के बारे में विशेष अध्ययन होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? चलिए, आज आपके प्रश्न यहीं पर। तो हर क्लास के प्रारंभ में कुछ 10 मिनट तक मैं आपकी समस्याएं भी सुन लेता हूं और उससे जुड़े हुए कुछ सुझाव भी दे देता हूं, ठीक है? सविन सिंह का टॉपिक आप बताओगे? अभी तो जो मैं कह रहा हूं सविन सिंह अभी एकदम से नहीं करनी। दीपक कुमार, अपार गम्यता का क्या मतलब होता है? दीपक कुमार और बाकी सब छात्रों से अनुरोध है कि अगर आप हिंदी माध्यम ले रहे हैं तो किताब पढ़ना इसलिए जरूरी है। बहुत से शिक्षक ऐसे, मतलब मुझे ये अपराध लगता है जब शिक्षक कह देते हैं मेरे नोट से हो जाए, किताब मत पढ़ देना। अरे भाई, जिस छात्र को अपार गम्यता नहीं आती तो चचा तुम अपने नोट से क्या करवा लोगे? जिस
बच्चे के पास वो क्षमता ही नहीं, उसकी क्षमता निर्माण तो करो। अपार गम्यता, ये क्या हम गूगल में डाल लेंगे कि नहीं डाल लेंगे? पार मतलब आर पार हो जाना, गम्यता मतलब चलना। जहां पार ना हो उसे अपार गम्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपार गम्य। जहां पर पानी डालें और जिस पत्थर पे या जिस सतह पे पानी आर पार ना जाए उसे अपार गम्य, और पानी चला जाए तो पार गम्य। ठीक है। अब आप ये वाला काम करेंगे, शब्द अर्थ की क्लास करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये हमने पहले भी कहा है, ये शायद छात्र आधारभूत कक्षाओं में नहीं रहे होंगे। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि भूगोल पे पकड़ के लिए, इसलिए विशेष कहता हूँ किताबें पढ़िए। मुझे पता है आपको वो शिक्षक बहुत अच्छे लगते हैं जो कहते हैं कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे नोट से हो जाएगा। आप विश्वास करिए, 17 सालों में मतलब आंसू आते हैं आंखों में। जिन बच्चों के पास भाषा नहीं थी और उन टीचर्स के नोट्स भरे हुए थे, जिन्होंने दम भर के कहा था कि मेरे नोट से पास हो जाता है, उस बच्चे को एक वाक्य नहीं लिखना आता था अंग्रेजी में, और उस शिक्षक तक की अंग्रेजी कमजोर थी जो दम भर के अपने नोट्स लिखवा रहा था और बाजारों में बेच रहा था। तो आप किस लिए आए? आप अगर इस परीक्षा को पास करने के लिए आए हैं तो क्या आपको अपनी भाषा पे काम करना होगा कि नहीं करना होगा? तो ये आप लोगों से अनुरोध है। ठीक है सर, अनपेयर्ड क्या होता है? ये स्वप्निल गधे और बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी पर चलते रहे। जो चीज जोड़े में हुआ उसे पेयर्ड कहा, जो एक हुआ उसे अनपेयर्ड कहा। अब इनका बताइए, एक अंग्रेजी में पूछ रहा है अनपेयर्ड का मतलब बताइए, अनपेयर्ड का मतलब बताइए। एक कह रहा है कि अपारगम्य का मतलब बताइए। तो कक्षा क्या शब्द अर्थ की होने वाली? मेरा आपसे अनुरोध है कि ये विषय, ये परीक्षा छोड़ दीजिए, ये विषय परीक्षा छोड़ दीजिए। अगर अनपेयर्ड नहीं समझ सकते तो गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं? सभी को समझ आ रहा है? तो आप सभी से अनुरोध है कि ये जो हमने आपको काम किया, ये जो हमने आपको बताया, जो चीजें आपको बताई आधारभूत कक्षा में, वो काम जरूर कर लीजिए। अपनी भाषा पे काम करना होगा, उससे आगे कुछ नहीं होगा। अमन, बाल बार तुम स्थल रंध्र लिख रहे हो, क्या तुमको ये समझ नहीं आ रहा है कि यार ये मना कर रहे हैं कि शब्द अर्थ की क्लास ना बनाए? फिर मुझे ध्यान आता है, हो सकता है इसने भी अपनी कोचिंग खोल रखी हो, ये इस क्लास को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ये पूछेंगे अनपेयर क्या होता है और ये क्या होता है, और ये पूछते ही जाएंगे। तो क्लास के 10 के 12 मिनट ले लिए हमने। ठीक है, क्यों बात कर रहा हूं आज, क्यों बात करने लगे? क्योंकि आज भी पहली क्लास, आज मेन कोर्स की पहली क्लास, मेन कोर्स की पहली क्लास बिल्कुल क्लियर कह दिया। शब्द अर्थ, शब्द अर्थ के लिए क्लास करनी है तो हो सकता है, पहली बात आप इस एग्जाम के लिए सीरियस नहीं है, दूसरी बात आप किसी कोचिंग संस्थान से यहाँ पर जुड़े हैं इस क्लास को बाधा करने में। आप उन्हीं मास्टर जी के हैं जिन्होंने कहा मेरे नोट्स रट लो, उन मास्टर जी की भक्ति करते रहिए। आपसे अनुरोध है, भूगोल सीख लो, और भूगोल में ऐसे ऐसे अंक लाओ कि सारी दुनिया कहे कि यार कहाँ से आया। ठीक है, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पहला दिन था इसलिए बता दिया, किताबों पर भी सवाल आता है इसलिए भी बता दिया। चले, धनतेरस सिंह कह रहे 15 मिनट हो गया सर। धनतेरस सिंह गिनती गिनना बंद करो, पहला दिन है, मुझे क्लास को, इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उन सबको साथ में लेके चलना होता है। ये मेरा निर्णय होने दो कि मैं क्या करूंगा। ठीक है, जो 15 मिनट जिनके बहुत ज्यादा कीमती 15 मिनट हैं, जिनको अभी जाके शायद नीतीश कुमार सरकार में जो है अभी सीट लेनी थी, वो 15 मिनट के लिए यहाँ पर रुक गए, तो मुझे अफसोस है कि आपके 15 मिनट मैंने खा लिए। ठीक है, चलिए, तो पहला क्या है? पहला आज हम क्या करने वाले हैं? पहला हम क्या करने वाले हैं? भौतिक भूगोल पर बात करने वाले हैं। तो आज से बच्चों जियोमॉर्फोलॉजी शुरू होता है। ठीक है, अब जो आपके नोट्स हैं उसमें आप जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान लिख सकते हैं, और भू आकृति विज्ञान से जुड़ी हुई बातें, इन पर हम चर्चा करने वाले हैं। भू आकृति विज्ञान किससे जुड़ता है? तो पहला तो ये है कि कोई छात्र कह रहे हैं आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, साउंड में कुछ दिक्कत आ रही है, क्या बाकी छात्रों को भी आ रही? प्लीज उसे देख लेंगे, मेरी टेक्निकल टीम भी मुझे सुन रही है, तो शायद वो इस पर कार्य करेंगे। तो ये सब किसका हिस्सा बनते हैं? ये सब बनते हैं बच्चों फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा। फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल।
अब आधारभूत क्लासेस में हम बात कर चुके हैं, आधारभूत क्लासेस में हम बात कर चुके हैं कि भूगोल जो है पृथ्वी की सतह का अध्ययन है। इसमें दो प्रकार का भूगोल होता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। या प्लस लिख दो, प्लस मानव भूगोल, भौतिक भूगोल व मानव भूगोल। तो हम जो क्लास शुरू कर रहे हैं, हम यूपीएससी के लिए पेपर 1 के लिए ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं। जो छात्र एकदम बिगनर है, मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूं कि आप बिगनर हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि भूगोल का पेपर 1 का जो पाठ्यक्रम है ये कहलाता है भूगोल के सिद्धांत। इसमें 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में पहला चैप्टर भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, बायोज्योग्राफी, और इसको हम जैव भूगोल कहते हैं, और पर्यावरण भूगोल। ठीक है, ये 5 हो गए। और उसके बाद 5 मानव भूगोल, 5 मानव भूगोल हैं जिनकी आज हम बात नहीं कर रहे। हम पहला किससे शुरू कर रहे हैं? भूगोल से। अब इसमें मैं कुछ चीजें चाहूंगा कि जो छात्र मुझसे पढ़ रहे हैं उनके पास इतनी समझदारी होनी चाहिए कि जिस भी विषय पर हम बात कर रहे हैं उसकी एग्जाम में प्रासंगिकता क्या है, परीक्षा में प्रासंगिकता क्या है। तो अगर मैं कहूं कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की अगर हम प्रासंगिकता की बात करें, किसमें? पेपर 1 में, तो मैं कहना चाहूंगा कि इसकी प्रासंगिकता आज जो है 40% है और इसकी प्रासंगिकता 60%। ये अपने नोट्स में अभी से करते चले जाइएगा, ये अपने ही शब्दों में लिख लीजिएगा। जो आपका पहला जो पेपर 1 है, पेपर 1 में प्रासंगिकता क्या है? 40% आपको फिजिकल ज्योग्राफी पे जोर देना है, 60% आपको मानव भूगोल पे जोर देना है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। उसके बाद आता है पेपर 1 का, जब हमने यहां पर भौतिक बात की, भौतिक भूगोल में मेन टॉपिक कौन से हैं? तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, ये मेरे लिए अहम है। ये किस पर है? ये थ्योरी इनकी बहुत बड़ी है, ये बिग टॉपिक है, बड़े टॉपिक हैं, अहम है। ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत मदद करें। किस में बहुत मदद करेंगे? दोनों के दोनों टॉपिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज्यादा मदद करने वाले। लेकिन अगर हम परीक्षा में देखें, परीक्षा का वर्तमान स्वरूप जो चल रहा है, परीक्षा का वर्तमान स्वरूप में मुझे लगता है कि परीक्षा की दृष्टि से आजकल पर्यावरण भूगोल, जैव भूगोल और सागरीय भूगोल, ये स्वरूप में अधिक प्रश्न आ रहे हैं। तो पहले तो परीक्षा का आंकलन आना चाहिए, जो परीक्षा हम देने जा रहे हैं। तो इसमें थ्योरी के बारे में ये है, सैद्धांतिक रूप से यहां ज्यादा काम करना है। और हम जो परीक्षा का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं उसमें पर्यावरण, जैव और सागरीय क्षेत्र में ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है। और प्रश्न भी किससे कर रहा है? प्रश्न ऐसे कर रहा है जिनका जुड़ाव जलवायु से भी हो, और सागर के बारे में भी बात करेगा तो उसके सागर की तल की भू आकृति पर बात करेगा। ठीक है, तो इन दोनों को मैं मानता हूं आधारभूत विषय। इन दोनों को मैं क्या मानता हूं? आधारभूत विषय। इन दोनों में पकड़ होगी तो इन तीनों को और बेहतर अंक अर्जित कर सकते हैं। कितने यूनिट हैं? 5 इकाई हैं। एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूं। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान या सागरीय विज्ञान, बायोज्योग्राफी, हमने जैव भूगोल कहा इसे, और पर्यावरण भूगोल। पहला तो ये सबको समझ में आ गया। अभी बताना चाहता हूँ जियोमॉर्फोलॉजी।
लास्ट 25 ईयर्स, पिछले 25 सालों से हर वर्ष प्रश्न आया है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जियोमॉर्फोलॉजी से प्रश्न नहीं आएगा। कई बार ऐसा हो गया, हमने देखा कि जैव भूगोल से कोई प्रश्न नहीं आया, सागरीय से कोई प्रश्न नहीं आया। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें हर वर्ष आएगा और इसमें अंक लाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहला तो थ्योरी तो है ही है, दूसरा डायग्राम। यहां छात्र जो है मिस कर जाते हैं, ये इसकी आत्मा है। थ्योरी, जानकारी, ये इसका शरीर है। जियोमॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में अगर अंक लाने हैं तो डायग्राम मस्ट है। इसलिए आपको सेपरेट डायग्राम बुक कहता हूं। सेपरेट डायग्राम बुक हम बना के रखेंगे। और जिन छात्रों ने किताब से डायग्राम बनाए, विश्वास, मुझे इस पे पूरा विश्वास है, किताब से डायग्राम बनाने में मेहनत बहुत लगी होगी। और आपको ये भी लगा होगा यार तो टाइम बहुत ले रहा है और इसको एग्जाम में बनाना भी चुनौती है। तो पहली बार तो आपको ड्रॉ करना है, उसके बाद उसका सरलीकृत रूप भी लाना है। तो ये जो डायग्राम बुक होगी, इसमें सरलीकृत रेखा चित्र हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो क्लासेस में आपको उसके उदाहरण भी दूंगा। तो पहली चीज ऑन स्क्रीन जियोमॉर्फोलॉजी किसका हिस्सा? भौतिक भूगोल का हिस्सा। इस परीक्षा में भौतिक भूगोल की अब जो उपयोगिता है वो 40% है। मानव भूगोल की उपयोगिता 60%। पेपर 1 की बात कर रहा हूं, केवल पेपर 1 की बात कर रहा हूं। पेपर 1 का जो हमारी उपयोगिता है वो इस तरह से हो गई। इसमें भौतिक भूगोल और जलवायु भूगोल, ये दोनों के दोनों सैद्धांतिक रूप से आधारभूत विषय है। इन दोनों पे पकड़ हमें मदद करेगी पर्यावरण, जैव और सागरीय उत्तरों को बहुत बेहतर बनाने के लिए। आप जियोमॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो ये हर वर्ष इससे प्रश्न आया, आगे भी आता रहेगा, लेकिन इसमें अंक में ये दोनों चीजें चाहिए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, इसमें अक्सर कुछ बाउंसर प्रश्न भी आ जाते हैं। सर ये बाउंसर प्रश्न क्या होता है? बाउंसर प्रश्न ये होता है कि ये कुछ इस तरह का होता है जो एक तकनीकी शब्दावली लिखकर वो सरल विचार को एक टेक्निकल वर्ड में डालकर आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि यार इसका अर्थ क्या होगा। तो अगर आपकी तैयारी में गहराई नहीं है तो ये बाउंसर प्रश्न आपको लगेगा और आपको समझदारी उस दिन तो यही कहती है कि उससे बचना चाहिए। तो बिल्कुल आ सकता है, से कठिन है सर, लेकिन सब कर लेंगे, सब बताऊंगा मैं आपको, डायग्राम भी बता दूंगा, ठीक है। बहुत से छात्र ऐसे हैं कि बहुत सारे डायग्राम्स को जो है बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह करना। मुझे याद है मेरी एक छात्रा थी वो एग्जाम पास हुई और उन्होंने कहा कि सर मैं 2 साल पहले आपकी छात्रा थी और सर मैंने एग्जाम पास कर लिया और मैं रिवेन्यू सेवा में, ठीक है, राजस्व सेवा में हूँ, मैं आईएएस के लिए परीक्षा दोबारा देना चाहती हूँ। अच्छी बात है। बोली कि सर आपने पिछली बार जो बताया था ना सर, उस वजह से मैं जो है पहले ही अटेम्प्ट में पास हो गई, इस बार जो है मैं आईएएस होना चाहती हूँ। अच्छी बात है। नहीं सर आपको पता नहीं आपने क्या बताया था। मैंने कहा क्या बताया था? उसने कहा कि आपने कहा था सर डायग्राम जरूर रखना अपने पेपर में। मैंने कहा हाँ ये मैंने बताया था। बोली सर उसी वजह से मैं पास हो गई। मैं क्या कहता? मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। बोली नहीं आप समझ नहीं रहे सर, मेरा पहला अटेम्प्ट था, मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे डायग्राम्स पे बहुत अच्छी पकड़ थी, इसलिए मैं पास हो गई। फिर मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन वो छात्रा को लग रहा था कि सर विस्मित नहीं हो रहे, सर को विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने क्या किया है। तो बोली सर मैं आपको अपनी कॉपी दिखाती हूँ डायग्राम्स की। उन्होंने मुझे अपनी कॉपी दिखाई डायग्राम्स की। मैंने कहा बहुत अच्छी कॉपी है। बोली सर इसी से पास हुई हूँ, आपने जो जो बताया मैंने वो किया। बहुत अच्छी बात। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि सर जो है ये क्यों नहीं मान रहे कि ये बहुत विशेष चीज हो गई। तो खैर कोई बात नहीं,
फिर जो है उन्होंने अपना पहला टेस्ट लिखा, क्योंकि वो अगले अटेम्प्ट को देने जा रही थी। पहला टेस्ट लिखा और सच बता रहा हूँ, मतलब उसका जो पहला उत्तर था, ताली बजाने का मन किया। इतना कम लिखा और इतना अच्छे से चित्रित किया। न केवल वो डायग्राम की किताब थी उसके पास डायग्राम बनाने से अपनी भाषा को डायग्राम्स में कहना आता था। यूं समझिए, उस पूरे के पूरे बैच में जब उसके उत्तरों को हमने सर्कुलेट किया, न जाने कितने ही छात्रों ने उस कला को अपने अपने साथ लगाया। बहुत से छात्र ऐसे थे जिन्होंने पहले परीक्षा दी थी, पास नहीं हो रहे थे, और उन सबके रिजल्ट आए। तो पहली चीज तो मैं इस पर जोर देना चाहता हूँ, ये डायग्राम बुक बहुत काम की चीज होती है। इसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए काम आएंगी। ठीक है सर, बाउंसर मीन्स दिमाग से ऊपर से निकल जाना। दिमाग से ऊपर से निकल जाना नहीं होता है बेटा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे क्रायोप्लेनेशन। अब ये सामान्यतः नहीं पढ़ाया जाएगा। ये कोई डिक्शनरी से एक शब्द ले लिया, और कहा क्रायोप्लेनेशन के बारे में बताइए। तो इसमें क्या है, शब्द का संदर्भ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और छात्र उसमें फंस सकता है। अब क्रायो मतलब बर्फ, और प्लेनेशन मतलब बर्फ के अपर्दन से बने हुए मैदान, क्रायोप्लेनेशन। ठीक है, अब ये क्रायोप्लेनेशन कहां पर होते हैं? ऊंचे भागों में होती है। अल्टीप्लेनेशन भी कहलाती, ऊंचाई वाली प्लेनेशन। तो इसमें क्या हो जाता है, आपकी शब्दावली हो जाती है। अब खासकर जिस छात्र ने कभी कोई किताब नहीं देखी, वो इसमें खास फंस सकता है। इसे हम बाउंसर कहते हैं। ठीक है, सभी लोग क्लियर? सर हमें भी उनका कॉपी दिखाइए, इंद्रजीत कुमार जी। फिर क्या करोगे इंद्रजीत जी? फिर उसे दहेज में लेकर जाओगे, अपनी मैडम को दिखाओगे, फिर तुम दोनों वो करोगे? अबे बना लो यार, क्लास का बैच का आज आगाज हो रहा है। आज होना चाहिए सर, हम भी अपनी वैसी कॉपी बनाएंगे। इंद्रजीत का सवाल पूछे, सर हमें भी कॉपी दिखाइए सर। बताओ। तो एक होता है लीडर, एक होता है फॉलोअर। आशा है कि आप फॉलोअर करेंगे। इंद्र को जीत कर दिखाओ, पीछे न जाओ। सर क्या डायग्राम पेंसिल से बनाना पड़ेगा? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस परीक्षा में बच्चों, इस परीक्षा में आप के पास समय कम होता है, तो अधिकांश छात्र काले रंग के पेन से वहीं पे बना देते हैं। हमारे पास प्रैक्टिस इतनी होती है कि हमें मिटाना नहीं होता। ठीक है, ओके। बिल्कुल सर, हम भी बनाएंगे। तो अब और यहाँ पर देखिए, अब किस तरह के लेफ्ट ब्रेन प्रश्न आने लगे। अभी लेफ्ट ब्रेन प्रश्न इनको कोई वो नहीं है, इनको परीक्षा देनी है नहीं देनी उससे वो नहीं है कि सर ये जो है सर पीडीएफ में मरियाना गर्त जो है एशिया में बता रहा है, तो अब बताइए कहाँ तक संगत है। अब एक बात बताइए, गर्त कहाँ होती है? ओशंस में होती है ना। तो मरियाना गर्त किस में आएगी? प्रशांत महासागर में आएगी। तो अगर वो होता तो ओशंस में लिखी जानी चाहिए। गर्त तो एक स्थल महादेश तो नहीं है ना। गर्त किसी महादेश के ऊपर तो नहीं पाई जाती है। गर्त कहाँ पाई जाती है? महासागर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? महासागर में पाई जाती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि कितना संगत है कि उसको जो है आपने एशिया में डाल दिया। अब इसका कुछ लेना देना नहीं है, बट यहाँ पर क्या है, लेफ्ट ब्रेन फंसी हुई है। इसको कोई कॉन्सेप्ट लगाना है, ये सिर्फ नाम में है कि सचिन का नाम सचिन है या सचिन है, इस तरह के वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या गर्त होती कहाँ पर है? गर्त होती दो प्लेटों की सीमाओं पर होती है, होती कि नहीं होती? तो एक तरफ प्रशांत की प्लेट है, एक तरफ मरियाना की प्लेट है। अब प्लेटों की सीमाओं पर है कि नहीं? तो प्लेटों की सीमाओं पर है, तो वो किस क्षेत्र में जानी चाहिए? फिलीपींस मरियाना जो है, फिलीपींस द्वीप है, मरियाना द्वीप है। अगर मैं इसे नहीं डालूं एशिया की सीमा पर, एशिया के सीमांत पर है, एशिया के सीमांत पर नहीं तो क्या उत्तर अमेरिका में डाल दूं? मरियाना ट्रेंच को क्या मैं उत्तर अमेरिका में डालूं? उत्तर अमेरिका महादेश में डालूं? दक्षिण अमेरिका महादेश में डालूं? किस में डालूं? तो हमारे पास कोई और सवाल नहीं है कि सर ये जो बिंदु है, ये बिंदु यहाँ पर क्यों है। तो हमने कहा ना, लेफ्ट ब्रेन वो वाला भूगोल का वो वाला विचार था, एक भूगोल की उत्पत्ति का काल था ना, जहां हम जानकारी इकट्ठी कर रहे थे और जहां हम एनसाइक्लोपीडिया लिख रहे थे। तो एनसाइक्लोपीडिया से बाहर आ जाए, जो भी ये सवाल पूछ रहे हैं थोड़ा आगे बढ़े। ठीक है सर, मेरे पास भारत का भूगोल माजिद हुसैन है, और ये अच्छी किताब है सभी लोगों से। अब किताब पे बिल्कुल समय नहीं देने वाला हूँ, प्लीज पिछली किताब कर लीजिए। ठीक है सर, डायग्राम का वर्ड लिमिट कैसे डिसाइड होता है? रवि का पूछ सुन लीजिए।
ये लेफ्ट ब्रेन इतना है कि इसको डायग्राम का वर्ड लिमिट पता करना है। डायग्राम का वर्ड लिमिट आप सोच के देखिए, रेखा चित्र का वर्ड लिमिट क्या होता है। ठीक है, ये हमारे बल है, ये आंत्रजात है, ये बाह्य जात है। इसमें पूछ रहा है शब्द सीमा पूछ रहा है इसमें। ये हमारी प्लेट है, ये इस तरह से मुड़ गई है, ये पर्वत है और ये घाटी है। ये शब्द सीमा पूछ रहा है। ठीक है, तो समस्या तो इनको ना मैप बनाना है ना डायग्राम बनाना है, ये बस यही पूछते रहेंगे। भूआकृति विज्ञान, ठीक है, समझ में आ गया। और किसी ने कहा सर विषय पर आइए। भाई विषय पर आने से पहले ये तो बताना पड़ेगा ना, इस विषय की क्या एग्जाम में क्या प्रासंगिकता है, बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा, है ना। विषय पे आने वाले लोग इसमें भी बैठे हुए हैं कि 20वीं बार तो वो एग्जाम दे चुके हैं। भाई ये तो बताना पड़ेगा क्या चीज वो है, तो मौका दे दीजिए। अब आता है इसका सिलेबस का परिचय। अब कुछ लोग कहेंगे सर सिलेबस का परिचय क्यों दे रहे हो, क्योंकि मेरा तो सिर्फ सिलेबस करवा दीजिए। तो पहली बात यह है कि मैंने जब परीक्षा दी, जो भी परीक्षा दी, स्कूलों में भी कॉलेज में भी, सबसे पहले हम पूरे पेपर को देख लेते हैं। कोई कौन सा काम का है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि नहीं देख लेते, देखते हैं। और बहुत से छात्र ऐसे हैं, मुझे ऐसे भी मिले, सर मैं ना पेपर खत्म ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सर जब वो स्कोरिंग वाले क्वेश्चन आए तब तक मेरे पास समय नहीं था। भाई पहले ही देख लेते ना, आज एक विषय शुरू करना है भाई, उसका परिचय तो चलेगा या नहीं चलेगा। तो भू आकृति विज्ञान, तो सबसे पहली चीज ये है, इसका ये आपको ये मिल चुका है नहीं मिल चुका है सिलेबस हम लोगों ने पहले भिजवाया था। भू आकृति विज्ञान में पहले तो नियंत्रित करने वाले कारक, और कारक के बाद आंतरजात और बहिर्जात बल। क्या हमने ये फाउंडेशन पे बात किया है या नहीं किया? आधारभूत में हमने यही काम किया था, उसके बाद आता है पृथ्वी की पपड़ी की उत्पत्ति और विकास। अब क्या है कि हमारे सिलेबस में पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास नहीं है। क्या है? पृथ्वी की पपड़ी क्या होती है? परपटी अथवा क्रस्ट। हमें केवल इसका कहा गया है, सिलेबस में आप देखें कहीं पर भी वो नहीं है। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पृथ्वी की उत्पत्ति करनी चाहिए। तो ये हम पहला वो लेने वाले हैं। तो क्या हमने फाउंडेशन में किया है कि नहीं? आंतरजात बहिर्जात, जल्दी से बताइए, ये वाला हो गया। उसके बाद हम आज इस पर बात करेंगे और इसको आज इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। लेकिन आप सबसे अनुरोध रहेगा कि जो मैंने आप लोगों के जीएस की किताब डाली, जीएस की जो किताब डाली है, उसके जो पहले 5 चैप्टर वो इस पर आते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में, जो जीएस के सिलेबस में जो तथ्यात्मक जो एरिया है वो यूपीएससी ने मेंस में हटा दिया। मेंस में हमारे लिए वो नहीं है, लेकिन हमें तो पूरा करना है, तो वो बुकलेट हम वहां से करेंगे। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि उससे पहले भी करें। उसके बाद भू चुंबकत्व के मूल सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करवाने वाला हूं। और पृथ्वी की आंतरिक भाग और की भौतिक स्थितियां, यहां तक का जो सिलेबस है, पहला जो हमने देखा, यहां तक का जो सिलेबस है, ये कुछ ऐसा है कि सतह के, जो पृथ्वी की सतह का अध्ययन है, उस पर क्या चीजें हैं जो प्रभाव डाल रही हैं, जो पृथ्वी के अंदर भी हो सकती हैं, पृथ्वी के बाहर भी हो सकती हैं, उन बलों को, उन प्रक्रियाओं को, उन सिद्धांतों को पढ़ना है। ये पहला पार्ट सिलेबस का है। इनसे प्रश्न कितना आएगा? मेरे ख्याल से 0 प्रश्न आएगा, इनसे कोई प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन इनके आधार पर हम बहुत सारे प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं। ठीक है,
इनके आधार पे बहुत सारे, तो ये मेरे लिए बहुत आधारभूत हो जाता है। इसको मैं डायग्राम के थ्रू करवाने वाला हूं, इसको मैं और एक्सरसाइजेस के थ्रू करवाने वाला हूं। फिर आते हैं हम टेक्निकल टॉपिक्स पर। टेक्निकल टॉपिक कहलाएंगे भूसन्नति, महाद्वीपीय विस्थापन, समस्थितिकी यानी आइसोस्टेसी, प्लेट विवर्तनिकी, पर्वत निर्माण पे विचार, ज्वालामुखीयता, भूकंप और सुनामी। ठीक है, ये हमारा दूसरा खंड हो गया। ए में क्या है? ए में है मूल सिद्धांत, ए में मूल सिद्धांत। बी में क्या है? बी में हमारे जो सतह पे पाए जाने वाले स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में, ये कोर हो गया। मूल सिद्धांत के ऊपर, उस आधारशिला पर जो मकान बनेगा वो। लेकिन भू आकृति विज्ञान का जो दर्शन है वो यहां पर आएगा बच्चों। इसको हम कहते हैं हायर फिलॉसफी। ये यहां पर हम श्रीमान डेविस की मैं आपसे बात कर चुका हूं, पेंक की बात करेंगे, और भी जितने लोगों ने पृथ्वी की सतह पे जो स्थलाकृतियां बन रही हैं उसके बारे में क्या सिद्धांत दिए हैं, सैद्धांतिक पहलू यहां पर, सैद्धांतिक पहलू यहां पर। ठीक है, अब कितने खंड हो गए? ए हो गया, बी कोर है ये, सी क्या हो गया? सिद्धांत हो गए, थ्योरी आ गया। उसके बाद डी पर आते हैं। डी का मतलब क्या? अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त मतलब अप्लाइड, जीवन पर प्रभाव। तो सिलेबस को हमने 4 खंडों में बांटा। जियोमॉर्फोलॉजी का सिलेबस 4 खंडों में है। पहला मूल सिद्धांत, जिनसे ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। दूसरा जो इसका कोर एरिया, कोर विषय के जो टुकड़े हैं जिनसे बहुत से प्रश्न आएंगे, वो बी है। तीसरा इसका सैद्धांतिक पहलू, इसका दार्शनिक पहलू है। और चौथा इसका व्यवहारिक और अप्लाइड पहलू है। सभी लोग मेरे साथ? तो ये आपका विषय परिचय। इस विषय से हर वर्ष प्रश्न आएगा, बिल्कुल आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस विषय के 4 खंड हैं, उन्हें समझना जरूरी है। सिलेबस समझ में आया कि नहीं आया? इससे जुड़े सवाल पूछें, सिलेबस से जुड़े सवाल पूछें। काले रंग की स्याही, नीले रंग की स्याही, डायग्राम की वर्ड लिमिट, उसको छोड़ दीजिए। तो सेकंड चैप्टर तो सर ब्रह्मांड है, कहीं पर ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड यहां पर कहीं नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब जियोलॉजी, उसी से भूचुंबकत्व आता है। तो पृथ्वी के अंदर भी जाएंगे हम, पृथ्वी से जुड़े हुए सिद्धांत भी देखेंगे, परपटी भी देखेंगे। लेकिन जो हमने देखा कि किस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वो इसमें नहीं है। 4 हिस्से, सबसे ज्यादा सुलाने वाला हिस्सा। जैसे कहते हैं ना, हर विषय में कुछ अच्छा भी होता है, रोचक भी होता है, और कुछ जो है बोर कर देने वाला हिस्सा भी होता है। कभी कभी मुझे लगता है बोर कर देने वाला हिस्सा ये दार्शनिक पहलू होता है, कभी कभी लगता है। लेकिन अभी तक तो मैंने आपसे थोड़ा बहुत दर्शन शेयर किया है कि नहीं किया? यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म याद है? ठीक है, एक रूपतावाद, तो वो है। ठीक है, नो क्वेरी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये अपने में मार्क कर लीजिए, आपके पास भी सिलेबस है, सिलेबस में मार्क करते चलिए कि इस परीक्षा में क्या आएगा, क्यों आएगा। क्योंकि मैं केवल आपको भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूं, परीक्षा केंद्रित होकर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अंकित पूछ रहा क्या होता है स्पेक्ट्रम। अंकित ये वाले सवाल लिखते रहो, मैं इनका कोई जवाब नहीं दे रहा हूं। तो इसमें क्यों नहीं हम पृथ्वी की उत्पत्ति पे बात कर ले? पृथ्वी की उत्पत्ति, ये सिलेबस में है और ये नहीं है। पहला तो ये होगा आज का काम, हम पृथ्वी की उत्पत्ति और फिर पर्पटी की उत्पत्ति, ये वाला विषय हम सिलेबस का आज खत्म करने वाले। ये क्या करने वाले? आज खत्म करने वाले। और दूसरा जो बच्चों में आप तक लेकर आऊंगा, आज लेकर आऊंगा भू आकृति विज्ञान के मौलिक सिद्धांत।
तो अभी तक मैंने क्या किया, आपको विषय का एग्जाम में क्या प्रासंगिकता है, विषय का सिलेबस क्या है। अब सिलेबस के आधार पर हम एक टॉपिक लेने वाले हैं, वो है पर्पटी की उत्पत्ति। उससे पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। भू आकृति विज्ञान ये आज की क्लास का दूसरा पार्ट होगा। तो पहले पे चलते हैं। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं पर विज्ञान आएगा, विज्ञान आएगा। और आपने भूगोल की जो यात्रा देखी है, भूगोल की जो यात्रा देखी है, इसमें आपने देखा होगा कि जब भूगोल शुरू होता है ऐसा नहीं था कि विज्ञान था। भूगोल के साथ साथ विज्ञान की भी उत्पत्ति होती चली गई कि नहीं। तो अगर मैं कहूं ग्रीक लोग क्या बात करते थे, यूनानी लोग क्या बात करते थे, अरब क्या बात करते थे, वो तो कई चीजें अपने मन से बना रहे थे, अपने मन से बना रहे थे। कुछ के धर्म ग्रंथों में लिख दिया, कुछ पुरानी जो है मान्यताएं हो गई, उस पर चल रहे थे। लेकिन जब विज्ञान की हम बात करते हैं तो विज्ञान को देखा जाता है कि विज्ञान की जो प्रारंभ है, एक वैज्ञानिक सोच जो विश्व में है, वो कहीं ना कहीं श्रीमान न्यूटन से जुड़ी है। जुड़ी कि नहीं जुड़ी, ठीक है। चलिए, न्यूटन और विज्ञान का क्या संपर्क है। न्यूटन साहब ने जब अपना गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, किसका सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने साथ ही साथ में, सिद्धांत के साथ में एक और चीज बताया कि भाई एक सिस्टम है साइंटिफिक इंक्वायरी का। अगर आप किसी भी वस्तु का वैज्ञानिक आकलन करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या है। पहले क्या करिए, सैंपल का अनुभव करिए, चीजों को देखिए, वस्तुओं को देखिए, घटना जहां भी घटित हो रही है उस घटना को लिख लीजिए, वास्तविक रूप में वहां पर क्या हुआ उसे लिखिए। जैसे आपने सुना न्यूटन के सिर पर सेब गिरा, बहुत से लोगों का कहना है न्यूटन के सिर पर सेब गिरा और उनके दिमाग में ख्याल आया कि भाई ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। तो उन्होंने दोबारा देखा, जब दूसरा सेब गिरा वो भी नीचे गिरा। तो पहली चीज क्या, एक्सपेरिमेंट करिए, ऑब्जर्वेशन करिए, ठीक है। दूसरी बात, अब जब आपने ऑब्जर्व कर लिया कि यही चीज बारंबार हो रही है, उसमें रिपीटिशन देखिए, क्या ये हो रही है, हाँ हो रही है। अब आप अपने मन से एक कल्पित विचार लेकर आइए कि ये क्यों होता है। अभी वो सही नहीं है, लेकिन कल्पित विचार लेकर आइए क्यों होता है। जैसे एक विचार ये है कि सेब टहनी से, डाल से नीचे इसलिए गिरता है कि पृथ्वी चीजों को अपनी ओर खींचती है। ये एक विचार है। तो उन्होंने कहा पहले तो आप ऑब्जर्व करिए, उसके बाद विचार करिए। जो कल्पित विचार है, जो सोचा समझा एक दिशा वाला कल्पित विचार है, क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस कहलाता है। और तीसरा क्या होता है, हाइपोथेसिस और तीसरा क्या होता है, जब आपने विचार बना दिया, अब आप सेब को छोड़ दीजिए, अब उस घटना को छोड़ दीजिए, विश्व में जाइए, अलग अलग घटनाओं को घटित होते देखिए और देखिए क्या आपके विचार से विपरीत तो कुछ नहीं हो रहा है। इसे कहा जाता है हाइपोथेसिस की टेस्टिंग। हर जगह जाइए, टेस्ट करिए, और अगर आपका टेस्ट पास हो जाता है, कहीं पर भी वो नियम भंग नहीं होता है, तो उसी हाइपोथेसिस को, उसी कल्पित विचार को हम थ्योरी या सिद्धांत का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक वैज्ञानिक पद्धति हुई। क्या बनाई उन्होंने, वैज्ञानिक ये मानना था, उनका ये मानना था, किसी भी चीज का कोई निर्णय लेना हो, किसी भी चीज को कुछ समझाना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, जल्दी बताइए। सर मेरा प्रश्न ये ऑप्शनल में पूरा होता है सिलेबस, पृथ्वी की उत्पत्ति क्यों नहीं बताई। अरे भाई
एक बात बताइए, ये तो यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र में है ना, यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र में है ना, वो क्या सिलेबस में रखेंगे? पृथ्वी की उत्पत्ति का क्षेत्र उन्होंने जियोलॉजी में डाल दिया होगा, क्या दिक्कत है? अब कुछ लोग सिर्फ इसी पे, उनके पास और कोई वाद नहीं होता है, बात से बात निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, जीवन में वैज्ञानिकता होनी चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति से निर्णय लेने चाहिए। अब आप मुझे बताइए, क्या आपने वैज्ञानिक पद्धति से यूपीएससी की तैयारी का चयन किया है? कौन सी वैज्ञानिक पद्धति थी, कौन सी वैज्ञानिक पद्धति थी भाई जो आपने यूपीएससी का चयन कर लिया? आप बताइए। आप अपने घर में मम्मी से गुस्सा हो जाते हो, मम्मी को बुरा भला कह देते हो, माँ का स्नेह फिर भी बना रहता है, कौन सी वैज्ञानिक पद्धति है भाई? कौन सी वैज्ञानिक पद्धति है? आप कह रहे हो सब चीज वैज्ञानिक पद्धति से चलता है, ऐसा तो नहीं है भाई। तो न्यूटन का ये कहना था कि वैज्ञानिक पद्धति का मतलब होता है कि आप चीजों को पहले अन्वेषण करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके रिजल्ट को टैली करेंगे, ये वैज्ञानिक पद्धति है। और यहाँ पे मैं बता दूं सभी लोगों को इसलिए लिख के दिया, हमारा जो सिलेबस का परिचय दे रहा हूं, बेटा ये वैज्ञानिक है, यहां पर विज्ञान ज्यादा है, आधार इसका ज्यादा है, इसलिए ये बच्चों वस्तुनिष्ठ है। लेकिन मानव भूगोल बहुत अलग है। आप बताइए किस आधार पर अभी जो आपको लगा बिहार में मुख्यमंत्री वही रहे, लेकिन दल बदल गए, पीछे से बदल गए कि नहीं बदल गए? इसका वैज्ञानिक आधार बताइए, इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? तो लगाव से भी चलता है, जुगाड़ से भी चलता है, अनुमान से भी चलता है, और भविष्य में क्या होगा वो भी चलता है कि नहीं चलता? तो न्यूटन साहब इमोशन को क्या इज्जत देते थे? इमोशन है, डिवोशन है, उनका बकवास है ये सब चीजें, ये सब गलत है, ये सब हमें अंधविश्वासी बनाती है। इमोशन डिवोशन अंधविश्वासी बनाती है। और अगर आपको पढ़ना है तो आप वही विषय पढ़े जो वैज्ञानिक है। उन्होंने बाकी सब विषयों को अवैज्ञानिक भी करार दे दिया। जो न्यूटन की जो दौर आया, इसे एज ऑफ न्यूटन कहा जाता है। जिस भी विषय में ऐसी मानवीय मूल्य, मानवीय संवेदनाएं, मानवीय प्रेम, घृणा, ये सब था, का वो वैज्ञानिक ही नहीं। अब ये सही गलत तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक मैं भौतिक भूगोल पढ़ रहा हूं तो मैं क्या पढ़ रहा हूं? मैं वैज्ञानिक चीजें पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो अब इस आधार पर अब आपको क्या करना है? पृथ्वी की उत्पत्ति को देखना है। क्या मैं कह सकता हूं कि इससे पहले जो पृथ्वी की उत्पत्ति के जो सिद्धांत रहे होंगे, जो धर्म ग्रंथों में लिखे होंगे अलग अलग धर्मों के, वो वैज्ञानिकता वाले नहीं होंगे? ये कह सकता हूं कि नहीं हो सकता? सब प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा सत्य हो जाना को जानना, वो तो ठीक है विश्वकर्मा कुमार जी। प्रश्न प्रस्तुत ये है कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूं, अब इसका कौन सा प्रयोग है सत्य को जानना, ये बताइए मुझे विश्वकर्मा जी। यहीं पर गौतम बुद्ध बनना पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? तो सीधी सी बात है, हमारे श्रीमान न्यूटन ने कहा ये धर्म, भगवान को जानना, आध्यात्मिकता, ये सब बेकार चीजें हैं, ये विज्ञान नहीं होता, इनको पढ़ना मतलब समय व्यर्थ करना है। इसलिए आप देखेंगे वेस्ट में पाश्चात्य विज्ञान या पाश्चात्य संस्कृतियों में आध्यात्मिकता कम होगी। वो आध्यात्म की तरफ ज्यादा नहीं सोचते हैं। उनके पास क्या है? उनके पास मटेरियलिज्म ज्यादा है, वस्तुवाद ज्यादा है। वो चीजों को उन्होंने धन भी अर्जित किया। हमारे यहाँ गरीब भी आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन वहां पे गरीब एकदम फेलियर है। ये है पश्चिम का साइंस आधारित। साइंस में कहीं पर मूल्यों की कमी या मूल्यों को एक तरफ से किनारे लगा दिया। मूल्य हुआ, प्रेम हुआ, संवेदना हुई, ये सारी चीजें वस्तुनिष्ठ नहीं है, इनको हटा दिया गया। अब ये अपने आप में साइंस को रोक देती है, साइंस का विचार रोकती है। इस पर भी आगे दार्शनिक पहलुओं पर विचार करूंगा। अभी तो पृथ्वी की उत्पत्ति की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके उत्पत्ति के दो वर्ग के सिद्धांत, दो वर्ग
2 वर्ग के सिद्धांत हैं मेरे पास, लगभग 8 सिद्धांत हैं जिनकी मैं अभी बात करने वाला हूं। पहले वाला कहलाता है अद्वैतवादी संकल्पना। ठीक है, दूसरा निश्चित रूप से द्वैतवादी कहलाएगा। इसके बारे में पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, तो पहला जो हमें मिलता है, ये बहुत पुराना हमें सिद्धांत मिलता है और काफी माना भी जाता है। इसको वायव्य राशि कहते हैं। ये जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक दार्शनिक हुए हैं इमैनुअल कांट नामक दार्शनिक, उन्होंने ये दिया है। ठीक है, इसको गैसियस हाइपोथेसिस भी कहते हैं और इसमें इन्होंने न्यूटन का सिद्धांत लगाया, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो इन्होंने इससे हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति की बात की, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां निकली। तो दूसरा इनकी ये लगभग हमारे पास आया है 1755 में, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां होने की वजह से इनमें संशोधन किया श्रीमान लाप्लेस का। इमैनुअल कांट तो हो ही गया, इसको क्या कहते हैं, नेबुलर को आप निहारिका भी कह सकते हैं। ये किसने दिया है? श्रीमान लैपलेस। अब ये अद्वैतवाद और द्वैतवाद में अंतर मान लेते हैं। ये वो वाला द्वैत नहीं जो हमने दार्शनिक द्वैत देखा। द्वैतवादी में मतलब यहां पर 2 पिंड है, 2 या 2 से अधिक आकाशीय पिंड है और वहां पर एक ही पिंड है। ठीक है, सभी लोग क्लियर? तो शंकराचार्य जी को भी कहा जा सकता है इसकी खोज का, इसके लिए खोजने वाला। तो फिर मैं आपसे कहूंगा प्लीज फाउंडेशन क्लास देख लें कि हमने क्यों आज का आधुनिक भूगोल की जड़ें जो है हम यूरोपीय भूगोल के रूप में देखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारतीयों ने इस विषय में काम नहीं किया था, बहुत प्रभावी रूप से काम किया था, लेकिन अब हम उसे विषय में नहीं रखते। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये क्या बात हुई? इनका ये कहना है कि श्रीमान कांत को देखते हैं। श्रीमान कांत ने कहा कि ब्रह्मांड में बहुत सारी गैस है। क्या है? ब्रह्मांड में गैस है, ये फैली हुई है और उसके बाद क्या होता है? फैली हुई है, उसके बाद इसका संकुचन होने लगता है। और ये जो गैस है, ये गैस जो है संकुचित होकर एक निहारिका बना लेती। संकुचन से क्या बनता है? निहारिका, नेबुला। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण एक दूसरे की तरफ खींचते हैं।
खींचते हैं, उससे क्या होता है, उससे आती है गर्म हो जाते हैं, गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद इसमें इसमें क्या हो जाता है हमारा, नहीं गर्म, हाँ ऊर्जा का वो होगा क्योंकि गुरुत्व होगा, गुरुत्व में आपस में कण टकराएंगे, कणों की टक्कर होगी, एक तो गर्म होने लगेगा, तापमान बढ़ेगा और दूसरा ये घूर्णन होने लगेगा। तो ये नेबुला क्या हो गया, अब ये नेबुला जो है घूम रहा है, ये घूमता चला जा रहा है, ठीक है। गुरुत्व से क्या होता जा रहा है, इसका केंद्र जो है कम होता जा रहा है, ये सारा का सारा केंद्र में खिंचता चला जा रहा है और उसके बाद इसका केंद्र और छोटा हो जाता है और केंद्र के बाहर जब इसका घूर्णन हो रहा है तो इसकी घूर्णन गति बढ़ जाती है। यहां घूर्णन प्रारंभ हुआ और यहां घूर्णन की गति बढ़ गई। ये बना लिया। फिर इसको देखते हैं वो क्या सिद्धांत दे रहे हैं, पहले बना लीजिए। ये है कांत का गैसीय या वायव्य राशि परिकल्पना। पहली चीज, ब्रह्मांड में गैस है, इसको उन्होंने कहा प्राइमोर्डियल मैटर, प्राइमोर्डियल मैटर, आदिम पदार्थ। कांट साहब से पूछे कहां से आया, बोले पता नहीं। कांट साहब से पूछे आदिम पदार्थ क्या है किससे बना है, नहीं पता। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में गैसीय कण है, वो घूम रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में वो गैसीय कण एक दूसरे के पास आने लगते हैं और एक पुंज बना लेते हैं। उस पुंज को क्या कहा जाता है, निहारिका या नेबुला, और यहां पर गुरुत्व बल के कारण वो आपस में आकर टकराना शुरू करते हैं और टकराने से क्या होता है, उनका तापमान बढ़ने लगता है। इन्हीं टक्करों में वो घूमने भी लगते हैं, एक दूसरे से टकराकर ये पूरा का पूरा पिंड घूमने लगता है, घूमता भी जा रहा है और सिकुड़ता भी जा रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसका संकुचन हो रहा है। जब ये संकुचित होता है तो इसका घूर्णन की गति बढ़ जाती, बहुत तेज इसका घूर्णन की गति बढ़ जाती है, जिसकी वजह से केंद्र अपसारी बल तीव्र हो जाता है। तो पहले क्या है, आदिम पदार्थ है, आदिम पदार्थ जो है धीरे धीरे संकुचित होने लगता है, एकत्रित होने लगता है। एकत्रित जो आधुनिक पदार्थ है वो क्या कहलाता है, निहारिका कहलाता है, नेबुला कहलाता है। फिर क्या होता है, एक गर्म होने लगता है, गर्म होता जाता है, इसका केंद्र में और ज्यादा घूर्णन गति बढ़ती जाती है और तापमान भी बढ़ता जाता है। तापमान बढ़ते बढ़ते केंद्र में तारा बन जाता है। और केंद्र अपसारी बलों के कारण कुछ मैटर जो है छल्लों के रूप में बाहर निकल आता है। एक छल्ला, दो छल्ला, तीन छल्ला, ऐसे 9 छल्ले, 9 वृत्त या गैसीय छल्ले बाहर निकल आए। केंद्र में क्या हो गया, तारा बन गया और बाहर गैसीय छल्ले निकल आए हैं और उनसे क्या बनेगा, उनसे बनेंगे ग्रह बन जाएंगे। ऐसे कितने बने, 9। ये पूरा का पूरा उनका सिद्धांत है। फिर कहना चाहूंगा कि ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है जिसे आप और हम मान लें, इसमें कई कमियां हैं, लेकिन ये पहला किस श्रेणी में आता है,
मोनिस्टिक थ्योरीज, अद्वैतवाद की थ्योरी, ठीक है, 18वीं शताब्दी में, लेट 18th सेंचुरी में ये आया। यहां तक क्लियर? इस पे सवाल है तो पूछिए, जल्दी से पूछिए, केवल इसी विषय पे सवाल पूछिए। प्रतिमा पूछ रहे किसके गुरुत्व से सभी कण एक दूसरे के पास आते हैं? प्रतिमा जी, न्यूटन साहब ने कहा कोई भी पिंड, एनी बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी विद अ फोर्स ऑफ Gm1 m2 by r²। ठीक है, कोई भी दो पिंड अपने द्रव्यमान के अनुसार दूसरे पिंड पर एक आकर्षण बल लगाते हैं, उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण में धरती को ना जोड़े। तो अगर ये एक व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान m1 है, ये एक व्यक्ति है जिसका द्रव्यमान m2 है, तो इन दोनों के बीच में जो बल होगा वो क्या होगा? इन दोनों का गुणा, और इन दोनों में दूरी r है तो r²। तो गुरुत्व में जो आप पूछ रही हैं, ये किसका गुरुत्व बल था? तो आपस में, ठीक है। रेखा कह रही है सर गुरुत्वाकर्षण बल कहां से आया? ये दिखाता है कि आपको विज्ञान की कोई जानकारी नहीं है। तो ये मैंने आपके लिए इसलिए बता दिया। न्यूटन की भी आपको कोई जानकारी नहीं, न्यूटन की भी आपको कोई जानकारी नहीं है। न्यूटन साहब ने ये तो बताया था कि पृथ्वी खींचती है। न्यूटन साहब ने ये भी बताया था कि कोई भी मटेरियल, कोई भी मास दूसरे मास को Gm1 m2 by r² के बल से खींचता है। आदिम पदार्थ क्या है सर? मैंने कहा आदिम पदार्थ वो पहला पदार्थ है जिससे समस्त ब्रह्मांड की चीजें बनी। वो क्या होगा, कैसे होगा, हमें पता नहीं। वो ब्रह्मांड में गैस के रूप में, ठीक है। अब एक बात बताइए, इस क्लास में बहुत से बच्चे हैं, जिनको न्यूटन के बारे में नहीं पता, न्यूटन के बारे में नहीं पता, जिन्हें यही नहीं पता कि हर एक चीज में जो है बल होता है। तो अगर सारे सौरमंडल का निर्माण अगर इस तरह, तो ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? ब्रह्मांड की हमें चिंता ही नहीं थी, हम तो पृथ्वी की उत्पत्ति दे रहे थे। जितनी चादर उतने पैर, जितनी चादर उतने पैर। तो केंद्र अपसारी बल क्या है? अनिकेत जी पूछ रहे हैं। अब सोचिए यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ जिसे केंद्र अपसारी बल नहीं पता है। अनिकेत जी एक धागा लीजिए, धागे पे गेंद बांध दीजिए और ऐसे घुमाइए, तो गेंद दूर दूर तक जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर वो आप अपने हाथ से धागा छोड़ देंगे तो धागा कहाँ जाएगा? कहीं दूर चला जाएगा कि नहीं? वो बल जो केंद्र से दूर धकेले उसे केंद्र अपसारी कहते हैं बेटा। है कि नहीं? तो अगर हमें केंद्र अपसारी नहीं पता, हम बचपन से ऐसे इस तरह से, कुछ लोग गुलेल से इस तरह घुमा के पत्थर भी मारते हैं कि नहीं मारते? स्लिंग कहते हैं उसे, स्लिंग शॉट कहते हैं। गुलेल में तो आप ऐसे खींच के भी मारते हो कि नहीं मारते हो? कह रहे केंद्र अपसारी क्या होता है? तो अब एक बात बताओ, जो भी आप बात कर रहे हो, आपको ना तो केंद्र अपसारी पता है, ना आपको ये पता है कि दो पिंड आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। आपको ये भी नहीं पता, अरे ब्रह्मांड जो है गैस से बना, उससे बना। तो इतनी स्थिति में आप सोचिए, आप 2023 में मेरे साथ हैं, 18वीं शताब्दी में अगर कांट ने ये बात कर दी तो उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए कि नहीं? आपकी स्थिति पे तो मुझे कुछ कहना नहीं है, बट जो कांट ने कर दिया, कांट ने क्या कर दिया? बहुत बड़ी चीज करी कि नहीं? तुम अपनी रोटी, पानी, माँ बाप का लाड प्यार और क्लास के परे कुछ और सोच पाते हो तो बताओ। उस व्यक्ति ने क्या सोचा? दार्शनिक है, वो बता रहा पृथ्वी कैसे बनी होगी। तो उसने कहा कुछ तो होंगे, कुछ तो पदार्थ होने चाहिए। तो उसने कहा चलो गैसीय पदार्थ होंगे। जो तुम्हारा गैस कैसे बनी? ये क्या चीज है जो एक दूसरे से खींच सकती? कौन सा गुरुत्वाकर्षण? तुम्हें कुछ नहीं आता यार, तुम्हें कुछ नहीं आता है। वो व्यक्ति जो है न्यूटन को पढ़कर आगे बढ़ जाता है। तो ये काम हुआ है। कांट ने क्या किया? ये कण है, कण संकुचित होने लगे। कौन सा कारण बताइए? कारण क्या बताया? गुरुत्व के कारण।
फिर उनका तापमान बढ़ने लगा। क्यों तापमान बढ़ा? घर्षण और टक्कर के कारण। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? शरीर तापमान क्यों बढ़ता है? सर्दी में हम हाथ ऐसे करते कि नहीं करते? हाथ गर्म हो जाते, तापमान ऐसे बना। उसके बाद जब तापमान बढ़ रहा है और चीज बड़ी होती जा रही, जब बड़े 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 होते जा रहे हैं तो ज्यादा बल हो जाएगा, तो ये ज्यादा और खींचेगा, और छोटा हो जाएगा। जब और छोटा हो गया तो केंद्र में और एक केंद्रक बन जाएगा, न्यूक्लियस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अब एक बात बताओ कि आपके पास एक धागा, एक लंबी रस्सी ले लीजिए, 2 मीटर लंबी, और उस पर पत्थर बांधिए और ऐसे घुमाना शुरू करिए, तो बहुत तेज वो चल रही है। लेकिन अगर उस रस्सी का धागा छोटा करते चले जाएं तो वो घूर्णन तेज हो जाएगा कि नहीं? आप देखिए, अगर आपके सिर पे कोई पंखा है, पंखे के अगर ब्लेड ज्यादा बड़े होते हैं तो पंखा धीरे धीरे घूमता प्रतीत होता है, छोटा हो जाए तो तेज होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे आप क्या कहते हैं? कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। जब छोटा हो जाता है रेडियस तो वो तेजी से घूमता है। जो लंबा धागा होगा वो भी घूमेगा लेकिन समय के साथ, लेकिन अगर छोटा होता जाएगा तो इस तरह से घूमता है, तेजी से घूमता है नहीं घूमता है? होगा या नहीं होगा? अब मुझे एक बात बताइए, आप तो जो हैं आप तो ऐसे हैं कि सर क्या है अपारगम्य का मतलब बताइए। श्रीमान कांट को सोचिए, कोई जानकारी नहीं है, सीमित जानकारी, सिद्धांतों को जोड़कर इस व्यक्ति ने 18वीं शताब्दी में कोशिश की है। क्या कोशिश की है? कि कैसे बना होगा। बड़ी बात या नहीं? तो इसे कहा जाता है गैसीय सिद्धांत। ठीक है, आपसे मैंने पहले भी कहा नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, इसलिए आपको सिर्फ यहां पर लिखवा दिया है वायव्य राशि सिद्धांत 1755 में। उसके बाद इस पर काम भी होगा। समस्या इसमें निश्चित रूप से आएगी। बहुत से लोगों ने, देखिए, आलोचना करना सबसे आसान है, तो आलोचना में कहा कि ये बताइए कि ये कहां से आए, कण कहां से आए, पता नहीं। अच्छा, जो आप तापमान कह रहे हैं, एक बात बताइए, हर एक व्यक्ति मुझे बताइए कि हमें जिंदगी में ठंड क्यों लगनी चाहिए? हमें तो लगनी नहीं चाहिए, हम तो बस ऐसे हाथ मल लें और गर्मी हो जाएगी। क्या ये संभव है? फिर लोग ठंड में क्यों मरते हैं? कोई भी व्यक्ति ठंड में कैसे मर सकता है? क्या उसके पास हाथ नहीं थे? यूं कर लेता, बस सब गर्म रहता, हाथ गाल पे मल लेता, हाथ शरीर पे मल लेता, सब कुछ बढ़िया। अगर ऊर्जा ऐसी होती तो भाई, ऊर्जा का भी तो सिद्धांत है, ऊर्जा न तो बनती है न नष्ट होती है। तो अगर आपको आपके हाथ के मलने से हाथ गर्म प्रतीत होता है तो सुनिए, ये जो हिलाने में जो हमारी एनर्जी लगी अपने शरीर की, वो भी तो कहीं पे खर्च हो रही है कि नहीं हो रही? तो सिद्धांतकारों ने कहा कि सुनिए, ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आ सकती, केवल ये गैसों के कणों के टकराने से। आप बताइए, आपके घरों में भी धूप में कभी आपने गैस के कण तैरते देखे? क्या वो आपस में टकरा के क्या चिंगारी पैदा कर देंगे? आप कह रहे हो कि भाई इसमें तो सूर्य बन जाएगा। असंभव। एकदम आलोचकों ने कहा, कांट साहब बिल्कुल बकवास बात कर रहे हो कि वो कण कहां से आए आपको पता नहीं, फिर वो आपस में आ रहे हैं और इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि आपस में टकरा के उन्होंने ऊष्मा सृजित कर दी। गलत, बिल्कुल गलत है कांट साहब। और कांट साहब ये घूम कैसे गए? ये नेबुला घूम कैसे गया? कांट साहब ने कहा, देखिए, ऐसे टकरा रहे हैं तो एकदम सीध में टकराए तो वापस हो जाएंगे, लेकिन अगर एक कोण पे टकराएंगे तो दूसरे को मोड़ देंगे कि नहीं? इस तरह से एक टॉर्क आ गया होगा, एक मोड़ आ गया, ट्विस्टिंग हो गया। सुनो भाई, तुम तो सारा फिजिक्स जो है बर्बाद कर दिए हो। एक होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कोणीय संवेग का कंजर्वेशन, संरक्षण कहलाता है वो, कि एक पूरे के पूरे क्षेत्र में जितने भी कण होंगे उनका अपना अपना कोणीय संवेग, कुछ भी होने दो, कुल कोणीय संवेग सेम रहेगा। अब बहुत से छात्र ये समझ नहीं पाएंगे कोणीय संवेग क्या होता है, तो सीधी सी बात सरल शब्दों में बता रहा हूं कि चाचा ये संभव नहीं कि घूम जाए, ठीक है सर? घूर्णन हो ही क्यों रहा है? आप समझिए ना, एक कार ऐसे जा रही चौराहे पर, उसको ध्यान नहीं है कि वो चौराहे पर आ रहा है, और यहां से एक मोटरसाइकिल आ रही है। अब कार और मोटरसाइकिल में टक्कर होगी तो क्या मोटरसाइकिल घूमती हुई जाएगी कि नहीं जाएगी? तो जब कण आपस में टकरा रहे हैं और मान लीजिए 90 डिग्री के कोण पर टकराए तो एक दूसरे को घुमा सकते हैं कि नहीं? तो इस तरह से उनका कहना था कि घूर्णन आया। लेकिन लोगों ने कहा कि सिद्धांतों पे चलिए, वैज्ञानिक सिद्धांत ये कहते हैं कोणीय संवेग का संरक्षण ये कहता है कि
पूरे के पूरे तंत्र का कोणीय संवेग सेम रहेगा। एक अगर ऐसे घूमेगा तो दूसरा उल्टा भी तो घूमेगा, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आपका नेबुला निहारिका घूमने लगी। तो इसके जवाब थे नहीं उनके पास, और इसमें उन्होंने कहा इतना ही है, लेना है लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। ठीक है, उन्होंने कहा संकुचन हो रहा है, संकुचन होने से क्या हुआ, घूर्णन तेज होता जा रहा है, तेज होता। अब सोचिए जो जितनी तेज घूम रहा होगा तो उसके केंद्र से क्या होगा, चीजें बाहर की तरफ भी धकेली जाएंगी, है ना। जैसे मैंने आपको उदाहरण में कई बार देता हूँ, मौत के कुएं में लोग मोटरसाइकिल दीवारों पर चला देते कि नहीं चला देते, हो सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उन्होंने कहा इसी तरह से चीजें बाहर फेंकी, ऐसे 9 छल्लों के रूप में आ गए और गैसें आ गई, और वो जो है अपना अपना केंद्रक उन्होंने ढूंढा और उससे ग्रह बन गए। किसी ने कहा 9 ही क्यों आए, क्या जय माता दी कर रहे थे, नवरात्र चल रहे थे कि 9 ही छल्ले निकले, 10 काहे नहीं निकले, 6 क्यों नहीं निकले, है कि नहीं। सिद्धांत में हजारों गलतियां, श्रेय किसका मिलना चाहिए, श्रेय मिलना किसका चाहिए, एक कल्पना का, एक सोच का, एक आधार का, एक पहले कदम का। इसलिए श्रीमान कांट के सिद्धांत को वो पहला कदम माना जाता है, जिसके आधार पर निश्चित रूप से और लोग इसकी आलोचना करेंगे, इसको सही करेंगे, गलत करेंगे, बहुत सी चीजें हो जाएंगी। समझ में आ गया, ये बनाना तो नहीं पड़ेगा। अद्वैतवाद, सर वेलोसिटी मैटर करता है, एंगुलर वेलोसिटी बेटा, एंगुलर वेलोसिटी है ना, एक एंगुलर वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, केंद्र से चीजें बाहर निकल जाएंगी। तो ये सारी चीजें कांट महोदय ने जो कर दिया बिना दिल पे लिए। पहला ये हो गया कि नहीं, चर्चा मेरा काम है ना आपको सिद्धांत बताना। किताब में यही चीज अगर सविन सिंह पढ़ेंगे तो 2-2.5 पन्ने जो है, पहले कांट अच्छे क्यों थे, कांट बुरे क्यों थे, कांट ये कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको मोटा मोटा समझ में आना चाहिए। आ गया। कांट तो हो गए जर्मन के बाद एक गणितज्ञ हैं हमारे फ्रांस से, श्रीमान लैपलेस। श्रीमान लैपलेस ने कहा आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन इसमें तो गणितीय समस्याएं हैं। इसमें क्या है, गणितीय समस्याएं कि भाई ये तापमान बढ़ना संभव नहीं है, तापमान बढ़ना संभव नहीं है। दूसरा चीज, ये घूर्णन केवल टक्कर से ये भी संभव नहीं है, घूर्णन ये भी संभव नहीं। ठीक है, तो अब इन्होंने इसका क्या किया, इन्होंने इसको मानते हुए, कांट को मानते हुए, इन्होंने अब एक नई संकल्पना दे दी। तो इनको क्या कहा जाता है, कांट का संशोधन। तो नेबुलर हाइपोथेसिस जो है, निहारिका सिद्धांत, ये कांट का संशोधन है। तो कांट को हटा दें, कांट को हटा दिया हमने। अब आते हैं लाप्लेस साहब को भी देख लेते हैं। लाप्लेस साहब, देखिए यार, कांट के पास पूरी आजादी थी, है ना, कांट के पास पूरी आजादी थी पहले कण बनाने की। तो इन्होंने कहानी शुरू की। एक नेबुला था, वो गर्म था, वो घूर्णन कर रहा था। शुरू यहां से किया। इन्होंने कहा ही नहीं कि भाई जो है गैसें थी, गैसें नेबुला बनी, मगर पहले ही गैसें नेबुला बनी हुई थी। नेबुला क्या होता है, एक गैसीय पिंड, खगोलीय गैस का पिंड। ये बहुत सही, एक कदम आगे निकल गए। इनका पहले ही गर्म था भाई, और दूसरी बात घूम भी रहा था। ठीक है, क्लियर हो गए। नेबुला हाइपोथेसिस होगा ना सर, सिद्धांत तो नहीं है। ये सब संकल्प परिकल्पनाएं हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो टेस्ट होने वाला है। सब हाइपोथेसिस नहीं, सब हाइपोथेसिस, सबके सब हाइपोथेसिस। मैंने आपको कहा ना, एक कल्पित विचार जिसका टेस्ट होना है। तो इन्होंने 3 चीजों से अपने को बचा लिया, 3 चीजों से बचा लिया। पहले कि प्रारंभिक मटेरियल क्या था, बोले वही कांट ने जो बनाया था वही था, उससे नेबुला हो गया। अच्छा, दूसरा, उसमें तापमान कैसे हुआ, कांट ने कहा टक्कर से हुआ, इन्होंने कहा पहले गर्म था, गर्म से ही प्रारंभ हुआ। तीसरा कि कांट वाला घूमा था, इन्होंने कहा वो घूर्णन कर रहा था। ठीक है, ये घूर्णित हो रहा है, तो ये घूर्णन कर रहा है,
ये सारा का सारा पदार्थ क्या कर रहा है बच्चों? एक नेबुला है और ये यूं घूमता चला जा रहा है। ये नेबुला है जो अपने अक्ष पर घूम रहा है। क्या है? गर्म है। नेबुला माने निहारिका। अब क्या हुआ? क्योंकि गुरुत्व है, गुरुत्वाकर्षण है, तो क्या होगा? ये भार जो है चीजों को अंदर की तरफ खींचेगा। गुरुत्वाकर्षण से ये छोटा होना। अब ये क्या हुआ? पहले तो ये इस आकृति का था, पहले इस आकार का था ना बच्चों। अब ये क्या हो गया? ये छोटा हो गया, छोटा हो गया और प्रकाशित भी हो गया है। इसमें प्रकाश है, ठीक है, और बहुत सारा इसमें तापमान बढ़ रहा है और ये गर्म होता जा रहा है और ज्यादा, और उस वजह से क्या हो गया? ये प्रकाशित भी हो गया। अब ये और छोटा होता है, अब ये और छोटा होता है और ये क्या कर रहा है? अपने अक्ष पर घूम भी रहा है। अब ये जब और छोटा होता है बच्चों, तो इसके केंद्र में एक बल जा जाता है। अब क्या हो गया? इसके केंद्र में एक बल जा गया, छोटा सा यहां पर उभार आ गया। क्यों आ गया उभार भाई? आपको याद है पृथ्वी चपटी है, अपने अक्षों पर चपटी है और बीच में से बाहर को ऐसे इस तरह से उभरी हुई है। तो यहां पर क्या हो गया? कौन सा बल? कौन सा बल? कौन सा बल? अब केंद्रीय बल, केंद्र अपसारी बल। अब केंद्रीय बल, केंद्र अपसारी बल। उसके बाद क्या हुआ? ये जो पूरा का पूरा बेल्ट ऐसा हो गया ना, यहां से वो हो गया, तो उनका उसके बाद ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा छल्ला ही बाहर निकल आया। क्या निकल आया? केंद्र से जो इसका विषुवत रेखा होगी, वहां केंद्र से एक छल्ला बाहर निकल आया। उसके बाद ये तो हमारा सूर्य हो गया और इसमें एक पदार्थ का वृत्त या छल्ला निकल आया। अब ये एक छल्ला 9 छल्लों में विभक्त हो गया। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 9 छल्ले पृथ्वी की उत्पत्ति इन 9 छल्लों में से हुई है। इन 9 छल्लों में से जो पुंज था वो ये बन के ये पृथ्वी बन गया। ठीक है सर, लाप्लास और उसमें क्या अंतर है? लाप्लास ने पहले क्या कहा? पहले घूर्णन हो रहा था, पहले ही गर्म था, इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि कुछ ना से अचानक ऊर्जा चली आई और बन गया। उसके बाद जैसे सिकुड़न होती गई, घूमता गया, तेजी से घूमता गया और छोटा होता गया, और बीच में से इसके विषुवत रेखा पर एक उभार, एक बल जब निकला, उससे एक छल्ला बाहर आ गया, वो छल्ला टूट के 9 छल्ले बन गया। काम खत्म। तो 9 ग्रह ऐसे बने, पृथ्वी ऐसे बना। अब आप खुद जानते हैं कि आज हम 9 नहीं 8 ही ग्रह मानते हैं। तो अगर ये बात तब पता होती 8 ही ग्रह, तो शायद 8 छल्ले निकालते हैं, 7 होती तो 7 निकालते। इनकी मर्जी थी, जब मन किया तब निकाल दिए इन लोगों ने छल्ले। तो ये संकल्पनाएं हैं। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? यहां पर हमने लिखा तो सिद्धांत, लेकिन यहां क्या है? केवल संकल्पना। संकल्पना क्या है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस समझ आया कि नहीं आया? कांट में कोई सूर्य, किसी में कोई सूर्य नहीं है बेटा। पहले तो धूल है ना, धूल के कण। नेबुला क्या होता है? पहले तो धूल के कण होते हैं। जब इनका तापमान बढ़ेगा, तापमान जब बढ़ेगा, गर्म नेबुला भी तो धूल के कण होते हैं। जब इनका तापमान बढ़ेगा तो ये प्रकाशित हो जाएंगे, फिर यहाँ तारा बनेगा और जो बीच का हिस्सा है वो बाहर को एक छल्ला निकला है, फिर 9 छल्ले हो गए। क्लियर हो गया? अब एक बात बताइए, बहुत से लोग तो ये चित्र बनाने में बहुत ज्यादा लिप्त होंगे कि भाई पूछ लिया तो मुझे सब आता है, लेफ्ट ब्रेन यही चाहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
ये डिटेल किसी काम की निकली? 9 छल्ला निकले कैसे? अरे जैसे एक निकला ऐसे चूड़ी टूटकर और टूट गई, संभव है कि नहीं? क्योंकि घूम रहा था, तेजी से घूम रहा था। सबने पूछा भाई ये कैसे पॉसिबल है? बस निकल गया, 1 छल्ला, 2 छल्ला, 3 छल्ला, 4 छल्ला, इस तरह निकल गया। तो कुछ हंसी भी आ रही होगी और कुछ ये होगा कि यार ये तो कुछ भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कुछ भी। कुछ ये भी होगा कि यार ठीक है, जब ज्ञान नहीं था तो कुछ तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो अब यूपीएससी भी इन पे फिर प्रश्न नहीं पूछती है, क्योंकि क्या मैं कह सकता हूँ ये आज के वैज्ञानिक सोच का आधार तो हो सकते हैं, लेकिन इनमें वैज्ञानिकता नहीं है उतनी, इनमें बहुत सारे अभाव हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो आज की जो हमारी वैज्ञानिकता पहुंची है और ये जो कल्पनाशीलता थी, इसमें अंतर है। तो क्या हमें ये करना पड़ेगा सारा का सारा? सर इसी हीलियोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू ने जन्म लिया? नहीं भैया, ये किसने लिया वो तो हम कह चुके हैं, कोपरनिकस उससे पहले कर चुके हैं। वो तो खोज के दौर में, जब रेनेसां की बात मैंने आपसे की, जब मैंने आपसे रेनेसां की बात की थी ना, तो जब खोज के दौर में हमने कोपरनिकस पहले कर लिया, वो सब हो चुका है, हीलियोसेंट्रिक हो चुका है। लेकिन अब बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो इस परीक्षा की तैयारी में, जैसे किसी छात्रा ने पूछा कि सर सिलेबस में ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्यों नहीं है? अरे भाई यूपीएससी की मर्जी है, उन्हें लगा कि नहीं करनी हमें, ज्यादा इस विषय को ज्यादा वो नहीं है। जीएस में हम करवा देते हैं बच्चों, क्योंकि जीएस में प्रश्न भी पूछता है, हमें भी तो एग्जाम के हिसाब से चलना चाहिए। सर किसी काम के नहीं है फिर भी आलोचना का आधार हो सकता है। भाई देखो यार, मैं कह रहा हूं ना सिर ना दर्द, लेकिन आप पाएंगे हैरानी की बात, सविन सिंह जैसी किताब इन सिद्धांतों पर, इन सिद्धांत भी नहीं, संकल्पनाओं पर देती है 50 पन्ने, और 2 पन्ने देती है बिग बैंग पर, जो असली थ्योरी है। असली थ्योरी क्या है? बिग बैंग। इनफैक्ट अब जो है आज के जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं वो देखते ही नहीं पृथ्वी की उत्पत्ति क्या है, वो कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में पृथ्वी आ जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करना चाह रहे थे? हम पृथ्वी की उत्पत्ति करना चाह रहे थे। तो क्या ये सही होगा गलत होगा? लेकिन क्योंकि किताब में वो होता है, तो मैंने देखा है कि बहुत से छात्र जो है सर इस पे डिक्टेशन लेते हैं, इनके कांट के पक्ष में बताइए, कांट के विपक्ष में बताइए, लैपलेस के पक्ष में बताइए, लैपलेस के विपक्ष में बताइए। क्यों? क्योंकि किताबों ने जगह भरने के लिए भर दिया, बट फिर भी चल रहा है तो चल रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको नाम पता होने चाहिए, आपको सिद्धांत समझ में आगे कि नहीं आगे? कुछ नहीं होना है, डस्ट है, डस्ट आएगी, इकट्ठी होगी, तापमान बढ़ेगा तो प्रकाशित होगा, ऊर्जा होगी, छोटा होते होते गुरुत्व से वो घूमेगा, तेजी से घूमने से छल्ले निकल कर आएंगे, छल्लों से क्या बन जाएंगे? छल्लों से हमारे ग्रह बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि छल्लों में तो गैस है, लेकिन गैस भी समान रूप से वितरित नहीं है, वो कुछ केंद्रकों पर ज्यादा है। तो वो जो केंद्रक होंगे वो सारी आसपास के जो छल्ले के अंदर की गैस होगी, डस्ट होगी, वो अपनी तरफ खींचकर एक तरह पे संघनन हो जाएगा। क्लियर हो गया? सर नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस बता दीजिए। यार यही 2 हाइपोथेसिस हैं, अब इसमें एक नया लेकर आया क्योंकि इसने किसी किताब से पढ़ा है, नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस। चाचा नेबुलर हाइपोथेसिस में नेबुला क्लाउड ही तो होता है, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। तो ये वो है बेचारा, ना हिंदी है ना अंग्रेजी है, त्रिशंकु लटका हुआ खजूर के पेड़ पर, आसमान से गिरा है, खजूर पे लटका हुआ है। सर नेबुला आपने बता दिया, हाइपोथेसिस भी बताया, सर नेबुलर क्लाउड बता दो। चाचा नेबुला ही क्लाउड है, नेबुलर क्लाउड, ठीक है? अच्छा इसलिए नहीं यूपीएससी नहीं पूछती, सिद्धांत ही आधे अधूरे हैं। नहीं सोनम वर्मा जी, आप पढ़ लो, एकदम छाप लो, कोई टेंशन नहीं। और बताइए मुझे, स्टेट पीसीएस इनके नाम पूछ सकता है कि नहीं? मैच करो, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, पूछ सकता है। तो समझदार छात्र क्या करता है, वो ये देखता है कि इसकी परीक्षा की उपयोगिता सीमित है, और परीक्षा में ये कहाँ पर, प्रीलिम्स में काम आने वाला है। तो प्रीलिम्स में तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं करना होगा, ये चित्र तो नहीं बनाना होता ना बच्चों प्रीलिम्स में। तो मोटे तौर पे मेरी समझ के लिए मेरा मास्टर जो है मेरी मदद कर रहा है, मेरा शिक्षक मेरी मदद कर रहा है, लेकिन मेरे लिए परीक्षा की दृष्टि से हाँ भाई ये जो है ये हो गए, ठीक है। अभी क्या होंगे, कुछ लोग तो ये भी याद कर रहे हो 1755 था या 56 था, 1796 है 97। अरे चचा ने कब दिया सिद्धांत, कब लोगों तक पहुंचा, कब उसका अनुवाद हुआ, किसे पता है? तुम तो ऐसे हो जैसे तुम्हारे जन्मदिन का बर्थडे है और तारीख लिखी गई थी, कुंडली भी बनेगी इसकी। ठीक है, तो क्या नेबुलर क्लाउड ही नेबुला होता है? जी हाँ बिल्कुल, नेबुला ही क्लाउड ही होता है, क्लाउड ऑफ अनडिफरेंशिएटेड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, ये नेबुला की डेफिनेशन है।
अब आप हिंदी के भी नहीं, अंग्रेजी के भी नहीं। अनडिफरेंशिएटेड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इज कॉल्ड नेबुला। अब आ जाते हैं द्वैतवादी। ये और चैंपियन निकले भाई। इन्होंने कहा देखो हमारा दिमाग और भी बढ़िया है, हमारा ये मानना है, हमारा ये मानना है, हमारा ये मानना है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे कण एक साथ बड़े हुए थे। क्या थे? बहुत सारे कण बड़े हुए थे, और वो था हमारा सूर्य। क्या था? सूर्य। सूर्य किससे बना हुआ था? बहुत सारे अनगिनत कणों से। कण, ठीक है। ये जो कण थे, ये ठंडे, एकदम ठंडे कण, ठंडे कण एक दूसरे के साथ चिपके हुए, एक दूसरे के साथ चिपके हुए। ठंड में चीजें चिपक जाती ना, तो हमारा सूरज ऐसा था इनके हिसाब से। द्वैतवाद में क्या होगा कि एक और तारा ये इसके पास से गुजरेगा। इसे क्या कहा गया? साथी तारा, कंपेनियन स्टार या इन्वेडर स्टार, आक्रमणकारी तारा। तो एक और दो हो गए कि नहीं हो गए? द्वैतवाद पहले तो ये समझ में आना चाहिए। बड़ा तारा छोटे तारे के पास से निकल गया तो जितने भी सूक्ष्म कण थे ये सारों पे खिंचाव महसूस हुआ, और ये टूट टाट कर कहां आ गए? बाहर आ गए। तारा बेवफा निकला, तारा तो चला गया, और ये अपने घर को छोड़ के आ गए थे। ये क्या करते बेचारे? अभी गुरुत्व तो है ही, तो इन्होंने क्या किया? अरे चलो यहीं पे घूम लेते हैं इसके चारों तरफ। और इन कणों से क्या बने? इन कणों से ग्रह बने, और इन कणों को क्या कहा गया? ग्रहाणु, यानी प्लैनेटेसिमल। एक आदिम सूर्य के पास से दूसरे तारे के निकल जाने के कारण उस सूर्य में जितने भी कण थे उन पे खिंचाव हुआ, बहुत सारे कण बाहर आ गए। सूर्य के गुरुत्व बल में तो रहे, लेकिन सूर्य के मेन पिंड से, केंद्रक से बाहर आ गए, और इस तारे ने उन सबको खींचा। जब ये जुड़ गए तो ये क्या बने? प्लैनेटेसिमल बन गए। कणों से ग्रहाणु। ग्रह किससे बने? ग्रहाणुओं से बने। और उनका माल मसाला कहां से आया? सूर्य से आया। सूर्य क्या था? एक ठंडा पिंड था। तो सूर्य कहां से आया? पता नहीं, सब चीजें थोड़ी पता है मुझे, इतना है। सर ये मैंने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ठीक है। दूसरे ने कहा सही कह रहा भाई तू, मुझे तेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन ना हमारे जो ग्रह हैं, ये तो मान लीजिए मरकरी है, ये वीनस है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये वाले बड़े हैं, है ना। तो एक ने कहा नहीं, ऐसा कुछ हुआ कि देखो ये ठंडा तो नहीं है भाई, अपना वाला तारा गर्म था। ये आपके ऊपर होता है, आप तारा गर्म लेना चाहो गर्म ले लो, ठंडा लेना चाहो ठंडा ले लो, उबला हुआ लेना उबला हुआ ले लो, फ्राई करके लेना है जैसे मर्जी ले लो। तो अब हमारे पास सूर्य है। हाँ जी, सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के पास से एक और कंपेनियन स्टार गया। तो आप यूं समझिए कि आपने उसे कॉलेज में देखा, दूर से कॉलेज में देखा, आपके दिल की धड़कनें रुक गई, आप उसे फिर देखना चाहते हैं, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, दिखी नहीं। चौथे दिन वो आपके पास ही आ गई, एकदम पास आई, और पास से आकर पूछा कि साइंस डिपार्टमेंट कहाँ है। इतनी देर में तो आपका दिल बाहर आ गया था कि नहीं आ गया था? आपको उस दिन अफसोस हुआ कि आप साइंस डिपार्टमेंट में क्यों नहीं? आपका मन तो हुआ मैं दिखाता हूं साइंस डिपार्टमेंट, कहां जाओगी? खो जाओगी। इसी तरह से इस तारे के पास से जब ये गया दूसरा तारा, तो इसका दिल बाहर निकल आया, पूरे के पूरे कण बाहर निकल आए। इस तरह से एक ज्वारीय लहर निकल कर आई। क्या निकल कर आई? दिल के ज्वारीय लहर निकल के आ गई। आ गई। उसके बाद आपने कहा साइंस डिपार्टमेंट तो वहां है, मैं छोड़ा हूं क्या? उसने कहा नहीं भैया धन्यवाद,
जैसे भैया धन्यवाद करके वो चली गई, ये तो गई। ये जो तुम्हारा ओपन हार्ट सर्जरी, दिल के जो टुकड़े बाहर आ गए हैं, इनका क्या करें? तो उनका ये कहना था, इन्हीं टुकड़ों से तो ग्रह बन गए, पहले छोटू ग्रह बने, फिर बड़कू बने, इस तरह ग्रह बन गए। ये सिगार की आकृति में दिल जो आपका सुलगा, ये सिगार हाइपोथेसिस। तुम सोचो, ये वैज्ञानिक थे क्या थे? मोहब्बती लोग थे यार, कल्पना कर रहे थे, बताए भाई ने बना लिया। ठीक है, प्राथमिक वो। कोई कह रहा है कि सर इन सब का सिद्धांतों का कुछ फायदा होगा, इसलिए आपको बता रहा हूं कि इन सिद्धांतों के बारे में स्टार्ट में ही बता दिया कि ये हमारे लिए सूची होना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट बहुत से छात्र ऐसा चाहेंगे कि सर डायग्राम भी हो, समझ भी हो, और ये मैं बता देना चाहता हूं। तो पहला क्या लिखेंगे? ग्रहाणु संकल्पना। ग्रहाणु संकल्पना। तो ग्रहाणु संकल्पना किसने दी है? चेम्बरलेन व मोल्टन ने दी। ठीक है, 1905 में। उसके बाद दूसरी आ जाती है ज्वारीय संकल्पना। ये किसने दी है? ये दी है जेम्स और जेफरी ने। जेम्स और जेफरी ने ये दी है 1921। अब इसके बाद आपका पहला विश्व युद्ध हो गया है। इसके बाद अब जो भी होंगे उनका वर्ष हमें याद नहीं रखना है, बट ये मोस्टली एक्सेप्टेड नहीं। ठीक है, तीसरा, किसी ने कहा सर उस टाइम उनके लिए एंटरटेनमेंट का सोर्स है। एंटरटेनमेंट तो नहीं, ये अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं, तो जरूरी है, होगा या नहीं होगा? तीसरा जो है, इसको द्वितारक सिद्धांत कहा जाता है। द्वितारक, बाइनरी स्टार संकल्पना। बाइनरी स्टार संकल्पना ये किसने दी? रसल ने दी, श्रीमान रसल ने दी। अब इनके वर्ष की कोई जरूरत नहीं। द्वितारक क्या होता है? द्वितारक भी अभी बता दूंगा, चिंता मत करिए, पहले सूची लिख लीजिए। उसके बाद है सुपरनोवा। श्रीमान होयल ने दी है ये। पांचवा सिद्धांत है अंतःतारक धूल। अंतरतारक धूल ये ऑटो श्मिट ने दी है। और छठा तो आप जानते हैं, बिग बैंग, महाविस्फोट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वैज्ञानिक तो ना हो, लेकिन अर्धवैज्ञानिक कह सकता हूं, सेमी साइंटिफिक कह सकता हूं क्या मैं इन सिद्धांतों को? अर्धवैज्ञानिक। पहले लिख लीजिए, फिर सबको बता देता हूं।